स्टैंडर्ड वॉल्यूम, स्टैंडर्ड वॉल्यूम, स्टैंडर्ड वॉल्यूम, ये दो चीजें आपका, एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, दूसरा वॉल्यूम है। तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम में ये चार आकृति हमको पढ़ना है। पहला पढ़ना है, लिख लेंगे प्रिज्म, दूसरा पिरामिड, तीसरा टेट्राहेड्रन और चौथा आपका डबल कोन, है ना। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको समपार्श्व, समपार्श्व। प्रिज्म को हिंदी में कहते हैं समपार्श्व। पिरामिड का हिंदी नाम पिरामिड ही होता है, पिरामिड ही होता है। टेट्राहेड्रन को बोलते हैं समचतुष्फलक, समचतुष्फलक, समचतुष्फलक। और डबल कोन को हम लोग बोलते हैं द्विशंकु, द्विशंकु, द्विशंकु हम लोग बोलते हैं। कोन मतलब शंकु, डबल कोन द्विशंकु हो गया। हेडिंग लगा के लेंगे स्टैंडर्ड वॉल्यूम। स्टैंडर्ड वॉल्यूम के अंदर हम लोग चार चीज पढ़ेंगे, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रन और डबल कोन। प्रिज्म को हम लोग हिंदी में कहते हैं समपार्श्व, पिरामिड का हिंदी नाम पिरामिड ही है, टेट्राहेड्रन को हम लोग कहते हैं समचतुष्फलक और डबल कोन को कहते हैं द्विशंकु। बारी बारी से हम लोग चारों चीज पढ़ेंगे। चलिए एक चीज और देखिए, इसके बाद होगा हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम में आपका जितने भी जानते हैं ना, घन होता है, घनाभ होता है, बेलन होता है, शंकु होता है, ये सारा का सारा चीज, गोला, छिन्नक, वो सारा का सारा चीज आपका वॉल्यूम के अंदर आएगा। ये कुछ स्टैंडर्ड टाइप का फिगर आपका है, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रन, डबल कोन आपका। बारी बारी से हम लोग इन सभी को देखेंगे। और एक चीज जान लीजिए, स्टैंडर्ड वॉल्यूम के अंदर में या वॉल्यूम के अंदर में जितने भी कह सकते हैं टॉपिक होता है, जैसे ये प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, टेट्राहेड्रन, डबल कोन, आप क्या कह सकते हैं, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, फ्रस्टम हो गया, ये सब जितनी भी आकृति है सब का सब 3D फिगर है। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, 2D, रेखाओं से घिरी आकृति को हम 2D फिगर कहते हैं। और ये सब रेखा से घिरा आकृति नहीं होगा, सरफेस से घिरा आकृति होगा। जैसे ये क्लासरूम आपका ये है, तो क्या है, ये रेखा से थोड़ी ना घिरा हुआ है, ये सतह से घिरा हुआ है। सतह मतलब ये दीवार हो गया, ये दीवार हो गया, ये दीवार हो गया, ये दीवार हो गया, है ना। तो सतह से घिरी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, 3D फिगर, या इसी को हम लोग सॉलिड फिगर कहते हैं, सॉलिड फिगर कहते हैं। तो अगला यहां पे नोट करेंगे 3D फिगर। 3D फिगर, सतह से घिरी आकृति 3D फिगर या सॉलिड फिगर कहलाता है। सतह से घिरी आकृति 3D फिगर या सॉलिड फिगर कहलाता है। सतह से घिरी आकृति 3D फिगर या सॉलिड फिगर कहलाता है। सतह से घिरी आकृति 3D फिगर या सॉलिड फिगर कहलाता है। सतह से घिरी आकृति 3D या सॉलिड फिगर कहलाता है। बढ़िया, आगे जो सरफेस से घिरा हुआ रहता है ना, सरफेस से घिरा हुआ रहता है, सरफेस से घिरा हुआ होता है। जैसे देखिए ये आपको आकृति दिख रहा ना, ये हमारे पास ये भी है, तो ये आपका क्या सतह से घिरा हुआ है। देखिए ये सरफेस है, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, ऊपर 4 और नीचे 5 ठो सरफेस इसमें है ना। और ये आकृति क्या है, ये बताइए क्या है, ये क्या कहेंगे, बेलन, प्रिज्म है ये। अब प्रिज्म काफी नाम होता है, जैसे इसका बेस क्या है, ट्रेंगल है, बेस क्या है, ट्रेंगल, तो इसको कहेंगे ट्रेंगुलर प्रिज्म। और अगर बेस हो जाएगा स्क्वायर तो कहलाएगा स्क्वायर प्रिज्म। अगर रहेगा बेस हेक्सागोन मतलब 6 गो भुजा वाला तो कहेंगे हेक्सागोनल प्रिज्म। 5 गो भुजा रहेगा तो कहलाएगा पेंटागोनल प्रिज्म, है ना। तो जैसा आधार होता है वैसा ही उसका नाम होता है।
प्रिज्म में क्या होता है जानते हैं, जैसा आधार रहेगा वैसा ही क्या रहेगा, छत रहेगा, ऊपर वाला सतह वैसा ही रहेगा, जितना आधार उतना ही छत आपका, वैसा ही छत होगा, डिट्टो सेम सेम एकदम, है ना। बाकी ये सतह होगा। बताइए आधार में कै गो भुजा है, 3 गो भुजा है, तो याद रखिएगा लेटरल सरफेस भी 3 ही गो होगा। और लेटरल सरफेस क्या होता है, लेटरल सरफेस को हम लोग कहते हैं पार्श्व सतह, जो किनारे जो चारों तरफ वाला सतह होता है, इधर ध्यान दीजिए, चारों तरफ वाला जो सतह होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्श्व सतह कहते हैं। समझ आ रहा बात, जैसे बोलेगा कमरा का पार्श्व सतह बताओ, ये चारों तरफ ये दीवार वो दीवार ये दीवार ये दीवार, ये जो दिख रहा है ये कहलाएगा लेटरल सरफेस पार्श्व सतह। और वही जब ऊपर वाला सतह और नीचे वाले सतह को जब ऐड कर दीजिएगा, मतलब उसको भी उसमें काउंट कर लीजिएगा, तो फिर कहलाएगा वो टोटल सरफेस कहलाएगा, संपूर्ण सतह कहलाएगा। समझ आ रहा बात। पार्श्व सतह मतलब क्या, चारों तरफ वाला, साइड वाला पार्श्व सतह लेटरल सरफेस, और ऊपर नीचे को भी उसमें अगर इंक्लूड कर देंगे तो संपूर्ण सतह टोटल सरफेस होगा। समझ आ रहा बात। तो ये हो गया प्रिज्म का पार्श्व सतह हो गया, और ऊपर नीचे वाला भी इंक्लूड कर देंगे तो ये हो जाएगा संपूर्ण सतह, टोटल सरफेस हो जाएगा आपका। अब बताइए आधार में कै गो भुजा आएगी, इनके बताइए, त्रिभुज है तो 3 ठो भुजा है, तो याद रखना आधार में जितना गो भुजा होगा उतने को लेटरल सरफेस होगा हमेशा। प्रिज्म में आधार में 4 गो भुजा होगा तो लेटरल सरफेस क्या गो, 4 गो। आधार में 5 गो भुजा होगा तो लेटरल सरफेस 5 गो। आधार में 6 भुजा होगा तो लेटरल सरफेस 6 गो, है ना। टोटल सरफेस की संख्या कितना होगा, जितना गो लेटरल सरफेस उसमें 2 गो और बढ़ जाएगा, वो नीचे वाला अरे वो ऊपर वाला 2 गो बढ़ जाएगा। तो बोलेगा ये आपका रेलवे में एक सवाल पूछा गया है कि हेक्सागोनल प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं, 8 गो। हेक्सागोनल में 8 गो भुजा तो 8 गो लेटरल सरफेस, एगो ऊपर एगो नीचे, सॉरी हेक्सागोनल में 6 गो चारों तरफ, एगो ऊपर एगो नीचे, आपका 8 गो। कौन कहते हैं ऑक्टागोनल में 10 गो हो जाएगा, ऑक्टागोन मतलब 8 भुजा, तो 8 गो भुजा अगर आधार में तो 8 गो लेटरल सरफेस चारों तरफ, एगो ऊपर एगो नीचे, कै गो हो जाएगा, 10 गो हो जाएगा आपका, है ना। तो जैसा आधार होता है वैसा ही प्रिज्म का नाम होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा, है ना। बाकी हमारे सामने बहुत सारा ये सब प्रिज्म है, देखिए। और ये सारे के सारे जितने फिगर है सब 3D में आता है। तो यहाँ पर कुछ प्रिज्म का उदाहरण है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला नंबर आप देख सकते हैं, यही चीज है, यही आकृति है। अब देखिए थोड़ा 3D फिगर है, आप 2D पर इसको आप दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा तो एज्यूम करना पड़ेगा ना, एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो है ना ये है आधार है जो इसे अंदर की ओर गया है, इसे अंदर की ओर से गया है। अब दिखेगा तो यही वाला सरफेस ना दिखेगा, ये तो एज्यूम करना पड़ेगा अंदर जा रहा है। तो 3D फिगर को थोड़ा सा 2D पर दर्शाएगा तो एज्यूम करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं ये आपका जो है ना ये आधार है, और ये हो गया ऊपर वाला छत त्रिभुज, ये वाला हो गया, बाकी 3 गो हो गया चारों तरफ वाला, 1 गो आयत, 2 गो आयत, 3 गो आयत। देखिए मैं दिखा रहा हूं, एक आयत हो गया ये, दूसरा आयत होगा ये, अरे वो पीछे होगा, पीछे की तरफ ये वाला, पीछे की तरफ आपका होगा। तो 3 ठो आपका रेक्टेंगल हो, थोड़ा बारीकी से देखिए तो समझ में आ जाएगा। ये वाला जो लाइनिंग है ना, ये जो लाइनिंग है ये वाला, ये इसे उभरा हुआ है, ये इसे है, निकला हुआ है, इसे बाहर की ओर जूम करिए। तो यही आपका क्या है, प्रिज्म है, ट्रेंगुलर प्रिज्म है। आधार एक त्रिभुज है तो नाम हो गया ट्रेंगुलर प्रिज्म। आधार क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, देख लीजिए यही आधार है इसका, ये आधार है जो कि स्क्वायर है, स्क्वायर है। ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इस प्रिज्म हो गया। नहीं लग रहा है कि ये घन जैसा लग रहा है आपको, आधार स्क्वायर है, जैसा आधार वैसा ही छत, जैसा आधार वैसा ही छत प्रिज्म होता है। यहाँ भी आधार त्रिभुज है तो छत भी त्रिभुज है, यहाँ आधार वर्ग है तो छत भी वर्ग है आपका, इसलिए इसका नाम हो गया स्क्वायर प्रिज्म हो गया। और यहाँ पर बताइए आधार में कै गो भुजा है, 1 2 3 4 5 6। अब आधार में 6 गो भुजा, और छत में देख लीजिए ऊपर वाले सतह कै गो, 1 2 3 4 5 6। अब बाकी ऐसे मिला दिया गया है सारे कॉर्नर को। तो ये आपका हो गया हेक्सागोनल प्रिज्म आपका हो गया। तो कहने का मतलब जैसा आधार वैसा नाम, इस बात का ख्याल रखना है। जैसा आधार होगा, जैसा आधार होगा
वैसा नाम होगा इसका। लिख लेंगे, इसको फोटो बना लेंगे। जैसा आधार होगा वैसा ही इसका नाम होगा। बेस ट्रेंगल है तो नाम हो गया ट्रेंगुलर प्रिज्म, बेस स्क्वायर है तो हो गया स्क्वायर प्रिज्म, बेस हो गया हेक्सागोन तो नाम हो गया हेक्सागोनल प्रिज्म। प्रिंस, गोलू, सुधांशु, दीपक, नीलेश, रोहित। हेक्सागोनल का 4 से बनेगा, हेक्सागोनल के 4 से बनेगा, मतलब क्या हुआ इसका? हेक्सागोनल के 4 से बनेगा मतलब जो है सामने, बढ़े आगे। वो नीचे हेक्सागोन बनाइए, ऊपर हेक्सागोन बनाइए सबसे पहले, फिर मिला दीजिए। नहीं, हेक्सागोन में थोड़ा इस तरीके से बना दिए, ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा सा लंबा टाइप कैसे बनाइएगा, ठीक वैसा ही डिट्टो ऊपर, फिर ऐसे ऐसे मिला दीजिएगा, ऐसे मिलाइएगा, फ्री भुजा मिला दीजिएगा, फिर ये मिला दीजिएगा, फिर ये ऐसे मिला देना। बाकी आप लोग कलाकार इंसान हैं, है ना। हेक्सागोनल एक नीचे बनाइए और फिर थोड़ी सी डिस्टेंस पर ऊपर बनाइए, फिर उसको मिला दीजिए। तो थोड़ा लंबा भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा लंबा भी जाएगा और तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत थोड़ी कि वही शेप का होना चाहिए। चलिए, मोटा मोटी सही हो गया। आधार जैसा वैसा प्रिज्म, ट्रेंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म। 8 गो अगर भुजा रहेगा तो ऑक्टागोनल हो जाएगा, 5 गो भुजा रहेगा तो पेंटागोनल हो जाएगा। देखिए, अब जैसे बात है इसका पास और सतह क्या होता है, तो पास और सतह आपको बता दिए। एग्जाम में पूछेगा पास और सतह का क्षेत्रफल पूछेगा आपसे, आपसे संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल पूछेगा, आपसे आयतन पूछेगा, है ना। तो जो भी पूछेगा, जैसा भी उस प्रिज्म का आधार होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। जैसे त्रिभुज में भी आधार कौन सा त्रिभुज है क्वेश्चन में मेंशन रहता है, वर्ग है तो आधार वर्ग है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, आधार सम षष्ठभुज है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, और उसका भुजा वगैरह भी साइड लेंथ दिया, और वर्ग है तो वर्ग की भुजा दिया रहेगा या विकर्ण कुछ भी दिया रहेगा, मतलब डाटा रहेगा, ठीक ना। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं कि प्रिज्म का ऊंचाई कौन होगा, तो ऊंचाई का मतलब क्या, आधार के ठीक बीचों बीच बिंदु लीजिए और छत का ठीक बीचों बीच बिंदु लीजिए, और यही आपका क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आधार के ठीक बीचों बीच बिंदु ले लिए और ये छत के ठीक बीचों बीच बिंदु ले लिए, और यही जो आपका सीधा डिस्टेंस होगा ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा आपका। समझ रहे बात को, ये आपका सीधा क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा आपका, है ना। यहाँ ठीक बीचों बीच बिंदु से यहाँ ठीक बीचों बीच बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस होगा लंबवत, तो ऊंचाई कहलाएगा आपका। यहाँ पर ऊंचाई क्या होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ
यहां इसे मिला दिए, ऊंचाई हो गया ये। दिखा दीजिएगा जो फोटो बनाया उसमें ऊंचाई हो जाएगा। यहाँ पर आधार एक त्रिभुज है और यहाँ एक छत में एक मिड पॉइंट है और दोनों को मिला दिए तो ये ऊंचाई का काम करेगा। आधार का ठीक बीचों बीच बिंदु और छत का ठीक बीचों बीच बिंदु के बीच की जो दूरी होगा ना, सीधी दूरी, वही आपका ऊंचाई कहलाएगा। जो फिगर बनाए हैं उसमें ऊंचाई दिखा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए सबसे पहली चीज है पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। पार्श्व सतह मतलब क्या होता है? चारों तरफ वाला, ऊपर नीचे छोड़ के का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। आप इसको शॉर्ट में चाहे तो एल एस ए भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल एस ए भी कह सकते हैं, एल एस ए मतलब समझ जाएंगे लेटरल सरफेस एरिया। देखिए दो चीजें होता है, चारों तरफ के क्षेत्रफल को कहीं लिखेगा लेटरल सरफेस तो कहीं लिखेगा कर्व सरफेस, कहीं कहेगा पार्श्व सतह तो कहीं कहेगा वक्र सतह। अब कहोगे सर पार्श्व सतह कहाँ, वक्र सतह कहाँ? तो जैसे देखिए इस समय कोरी है ना, किनारा है, इस किनारा है ये। कमरा में भी देख लीजिए कोना है, किनारा है, नहीं चारों दीवार में नहीं, किनारा वहां पर है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये लेटरल सरफेस कहलाएगा। और जिसका रहेगा इसे कर्व रहेगा ऐसे। कर्व किस में आपको मिल सकता है? कर्व किस पे मिल सकता है आपको? तो शंकु वगैरह में मिल सकता है। जैसे देखिए ये, इसके चारों तरफ के सतह को हम लेटरल सरफेस कहेंगे नहीं, इसको कहेंगे कर्व सरफेस कहेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ जेकरा में किनारा कोरी रहेगा वो कहलाएगा आपका पार्श्व सतह, लेटरल सरफेस। नाम अलग अलग है, पार्श्व जेकरा में किनारा हो, और वक्र, वक्र 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 नहीं है, ये किनारा है, इसमें वक्र आपका है। तो ये वक्र कर्व, कर्व सरफेस एरिया कहलाता है, कर्व सरफेस। तो यहां पर याद रखिएगा प्रिज्म का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल जब कहेगा ना तो पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब आधार जैसा भी रहेगा उसका परिमाप लिखना है। अगर त्रिभुज है तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज का परिमाप। आयत है तो क्या लिखेंगे? आयत का परिमाप। वर्ग है तो क्या लिखेंगे? वर्ग का परिमाप। और जो जो यहां पर यूज होगा आधार में वो सब आप पढ़ चुके हैं 2D में। हेक्सागोन का यूज होगा तो हेक्सागोन भी आपको बता चुके हैं 6 से होता है। और जो हाइट दिया रहेगा प्रिज्म में उससे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो याद रखना है पार्श्व सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। और जैसा भी बेस रहेगा प्रिज्म का वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जल्दी छापिएगा। सही हो गया चारों तरफ का। इसी में ऊपर और नीचे वाला अगर हम जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ नहीं हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्श्व सतह का क्षेत्रफल पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अगला देखिए संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल लिखने के लिए क्या करेंगे? एल से लिख लेना है। एल से समझ रहे हैं ना, चारों तरफ का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ 2 बेसेज। जैसा नीचे होता है वैसा ही क्या रहता है? ऊपर रहता है। तो जो प्रिज्म का बेस होगा उसका दुगुना को क्या करना है? जोड़ना है। एल का मतलब हो गया खाली चारों तरफ का हो गया। देखिए ना यहां पर एल का मतलब हो गया चारों तरफ का, केवल हो गया चारों तरफ का हो गया। इसी में अगर हम ऊपर वाला नीचे वाला अगर हम ऐड कर दे तो संपूर्ण सतह हो जाएगा। तो वही लिखा गया है एल से प्लस एरिया ऑफ 2 बेसेस। क्या ये दोनों कितना बेस हो गया? दूगो नहीं हो गया, एगो ही दूगो हो गया आपका। तो जैसा आधार रहेगा त्रिभुज रहेगा तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देंगे। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कैसा आधार है, और जो भी मेंशन रहेगा वो आप पढ़ चुके हैं 2D में। बढ़े आगे। चलिए तीसरा हमारा पॉइंट है वॉल्यूम। वॉल्यूम
आयतन, आयतन वॉल्यूम, क्या बोले भाई? नीचे कितना देर लिखिएगा जी? ये एल एस ए प्लस एरिया ऑफ टू बेसेज, एल एस ए प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। इसके बाद आयतन, आयतन 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 लिखना रहेगा तो एरिया ऑफ बेस, जैसा आधार रहेगा उसका एरिया लिख के और ऊंचाई से क्या करना है? प्रिज्म की ऊंचाई से गुणा कर देना है। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम समझते हैं? वॉल्यूम का मतलब टोटल है कितना। एरिया का मतलब खाली हो गया कि कितना क्षेत्रफल है, ये कितना मीटर स्क्वायर है, ये कितना है आपका, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब टोटली ठोस कितना है जो है सो वॉल्यूम है। ये कमरा का आयतन कोई क्या है? तो अंदर में ये सब जो खाली खाली जगह, ये सब जो दिख रहा है ना, जिसमें आप बैठे हुए हैं, हम हैं, ये कूलर है, फैन है, ये वो, हाँ, जिसमें हवा है, वो सारा क्या है? आपका आयतन है ना। कमरा के अंदर में जितना स्पेस है वो सारा क्या है? इस कमरा का आयतन है ना। कमरा के आयतन में दीवारों इंक्लूड हो जाएगा। खाली अंदर वाला बोलिएगा तो आंतरिक आयतन हो जाएगा, और दीवार सहित बोलिएगा तो कुल आयतन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा बात? आयतन का मतलब टोटल जगह जिसमें कुछ सामान को रख सकते हैं, जगह, स्पेस, है ना, एयर जिसमें आपका है, आयतन हो गया। आयतन का मतलब खाली बाहर वाला नहीं, अंदर में जो कुछ होगा ना, अंदर में जो भी है ठोस लकड़ी अगर होगा तो सारा का सारा वही आपका होगा, आयतन कहलाएगा। तो आयतन जब भी निकालना रहेगा प्रिज्म का, तो जैसा आधार होगा उसका क्षेत्रफल निकालिएगा। अब प्रिज्म का ऊंचाई दिया रहेगा, उससे मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे नोट लिखिएगा, वही मैंने समझा रखा है ये चीज को कि प्रिज्म में सतह की संख्या, कुल, यहां पे कुल लगा देंगे थोड़ा। प्रिज्म में कुल सतह की संख्या आधार की भुजाओं की संख्या से 2 ज्यादा होती है। ऊपर और नीचे वाला जुड़ जाता है। नोट में लिखेंगे, प्रिज्म में कुल सतह की संख्या आधार की भुजाओं की संख्या से 2 ज्यादा होता है। आधार में जय गो भुजा होगा, उससे 2 ज्यादा टोटल सरफेस होगा। प्रिज्म में कुल सतह की संख्या आधार की भुजाओं की संख्या से 2 ज्यादा होता है। आधार में भुजाओं की संख्या से 2 ज्यादा होता है। प्रिज्म में सतह की संख्या आधार की भुजाओं की संख्या से 2 ज्यादा होती है। बढ़े आगे, एक और नोट लिखिएगा। प्रिज्म में पार्श्व और सतह की संख्या, प्रिज्म में पार्श्व और सतह की संख्या, प्रिज्म में पार्श्व और सतह की संख्या, प्रिज्म में पार्श्व और सतह की संख्या आधार की भुजाओं की संख्या बराबर होती है। आधार की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। प्रिज्म में पार्श्व और सतह की संख्या आधार की भुजाओं की संख्या के बराबर होता है। आधार की भुजाओं की संख्या के बराबर होता है। आधार की भुजाओं की संख्या के बराबर होता है। मतलब क्या? जितना गो आधार में भुजा रहेगा उतने पार्श्व सतह होगा, और जितना आधार में भुजा रहेगा उससे 2 ज्यादा कुल सतह होगा। ऊपर और नीचे वाला जुड़ जाता है। अब बताइए, इतना तक में आपको अगर कहीं समझने में दिक्कत है, नहीं बुझाया, तो आप बोल सकते। अभी तक मैंने जो लिखाया इसमें अगर कोई नोट हो या फिर ऊपर वाला कुछ हो तो आप बोल सकते हैं। सभी को क्लियर है? तो क्वेश्चन लिखिएगा। ये पहला सवाल है हमारा। क्वेश्चन लिखिएगा। एक ठोस प्रिज्म का आधार त्रिभुज है
जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तब उसका आयतन क्या होगा? देखिए, कहता है एक ठोस प्रिज्म का आधार त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, तब उसका आयतन ज्ञात करें। आयतन क्या होगा? तो आप बताइए, फॉर्मूला देख के बताइए, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो आपका होता है वो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस और इनटू में हाइट होता है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आधार त्रिभुज है, देखिए लिख देगा, आधार जैसा रहेगा लिख देगा, और त्रिभुज की यहां पर तीनों भुजा दे दिया है। आप थोड़ा भुजा देख के पहचानिए, क्या ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज बनेगा क्या? ट्रिपलेट है? नहीं है। तो कौन सा त्रिभुज रहा होगा? विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। और यहां पर लिखना है एरिया ऑफ बेस। बेस त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। और आप डिसीजन लीजिए यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे लिखें? कौन सा फॉर्मूला? हीरो सूत्र से। जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, ट्रिपलेट नहीं रहता, तो हीरो सूत्र लगाते हैं। तो हीरो सूत्र लगाने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? एस निकालना पड़ेगा। तो एस बराबर हो जाएगा 13 प्लस 20 प्लस 21 और बटा में 2 हो जाएगा। कितना जोड़े? तो 54। 54 में 2 से भाग दिए, 27 हो गया। एस निकल गया। अब चलिए यहां पर एरिया ऑफ बेस लिखिएगा, अंडर रूट एस। एस का मान कितना? 27। और 27 में से 13 घटाइए, 14। फिर 27 में से 20 घटाइए, 7। और फिर 27 में से घटाइए, 6 हो जाएगा। तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और इंटू में एच एच एच। हाइट कितना दिया? 9 दिया हुआ है आपका। अब देखिए लिखिएगा जी, देखिए सुनिए, ये वाला 14 में 7 और ई वाला 7, 2 गो 7 के बदले 1 गो 7 बाहर निकलेगा। अच्छा ये देखिए 9 गुना 3, तो 9 के बदले 3 निकल गया और 1 गो 3 बचा हुआ है। तो 3 6 18, इसमें 2 रह गया था, 18 दूना 36 का वर्गमूल कितना? 6 और गुना में 9 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए तो 1134 हो जाएगा। एक चीज और देखिए, सेंटीमीटर में सारा डाटा है, तो आयतन का यूनिट क्यूब में होता है। क्षेत्रफल का कैसे होता है? स्क्वायर में। पैरामीटर लिखना होता है तो पावर कुछ नहीं देते हैं। वही आयतन लिखना रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। समझ ना बात? आयतन का यूनिट किसमें होता है? क्यूब में होता है। तो आंसर हमारा 1134 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही प्रिज्म है, जल्दी से नोट करिएगा। सर जी मेंसुरेशन नहीं पढ़े हैं तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना? अब ये तो आप डिसीजन लीजिए ना, मेंसुरेशन ही तो चल रहा है, 2D आपने नहीं पढ़ा है ना। प्रॉब्लम तो थोड़ी मोड़ी होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले उसको आप पढ़ लीजिए। पीछे वाला वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो गया होगा, 2-3 वीडियो एक दिन करके देखिए। थोड़ा समय दे दीजिए, 5 दिन 7 दिन हो जाएगा।
सत्यम कुमार। बढ़े आगे, चलिए बढ़ गए। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा जल्दी से। ग्यारह 34 रूट के अंदर में लिखे, रूट से बाहर निकल गया ना। ऊपर वाला रूट भी काटिए, ऊपर वाला रूट भी काटिए। ना ना, ये ऊपर वाला, ये वाला रूट, पिछले ये वाला रूट, ये वाला उसको भी हटाइए। रूट से बाहर जब संख्या निकल गया तो रूट खत्म हो गया। आइए, चलिए यहां पर प्रिज्म का आधार त्रिभुज है। अब आपको पकड़ना है कि कौन सा त्रिभुज है। जल्दी सब लोग, समकोण त्रिभुज कैसे? 20, 21, 29 ट्रिपलेट नंबर है। हाँ, ये 20, 21, 29 ट्रिपलेट नंबर है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। अब देखिए कहता है यदि इसका आयतन, आयतन देखिए दे दिया है जी 7560 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए आप बताइए, सब लोग बोलिएगा प्रिज्म का आयतन क्या होता है, बोलिए। आधार का क्षेत्रफल और इंटू में ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पर ये चीज सबको पता है, फॉर्मूला एकदम जुबान पे रहना चाहिए। एरिया ऑफ बेस और इंटू में हाइट होता है। चलिए तो आयतन दिया है 7560, हमने इस तरफ लिख दिया। बताइए यहां पर एरिया की अगर हम बात करते हैं तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 20 गुना 21। वो थोड़े ना लेते हैं, 29 तो कर्ण है, तो यहां पे हो जाएगा 20 गुना 21 हो जाएगा। अच्छा, प्रिज्म की ऊंचाई दिया है क्या? तो जो चीज नहीं दिया है वो सही से वैसे लिख देंगे, वो निकलेगा। वो काटिए, 2 से कितने बार में कटेगा? 10 बार में। और 10 से देख लीजिए 0 खत्म, 21 से ही कटेगा। 21 21 दिए 63 और 21 6 126, 36 बार में। तो एच का मान हो गया आपका 36 सेंटीमीटर, 36 सेमी हो गया, हाइट निकल गया। अब सवाल में क्या कहता है कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र नहीं यहां पर होना चाहिए, पार्श्व लिखना चाहिए इसको, है ना, पार्श्व। वक्र मतलब होता है कर्व होता है ना, जैसे शंकु में होता है। यहां पर क्या लिखना चाहिए उसको? पार्श्व, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए वक्र या पार्श्व का मतलब होता है चारों तरफ वाला, है ना, लेकिन किसमें लिखा जाता है वो चीज मैंने आपको बताया था। तो बताइए जी, यहां पर LSA लिखना है। बोलिए LSA का फॉर्मूला सब लोग। हाँ, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। बोलिए, आधार त्रिभुज है और त्रिभुज की तीनों भुजा दिया हुआ है, त्रिभुज की तीनों भुजा दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? भुजा को जोड़ देंगे और हाइट कितना आया है 36, उससे गुणा कर देंगे, है ना। तो 29 और 21 हो जाएगा कितना? 50, 50 और 20 70 गुणा 30 हो जाएगा, 70 गुणा 36, सॉरी। तो आपका हो जाएगा 0, 642 का 2 4 और 7 21 4 25, यानी 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये आयतन नहीं है कि हम सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, यहाँ क्षेत्रफल लिख रहे हैं, क्षेत्रफल का यूनिट स्क्वायर में होता है। कुछ कहना है बोलिएगा।
तो क्वेश्चन में वॉल्यूम दे रखा था 7560 और होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस हो गया और इनटू में हाइट हो गया एच। एच का मान यहां से निकला और फिर वापस LHS के फॉर्मूला में बैठा दिए तो हमारा आंसर हो गया। कुछ पूछना है किसी को, बोलिएगा। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है, इसमें उसमें क्या था, विषम बाहु त्रिभुज, फिर हो गया समकोण त्रिभुज, इसमें समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज में भी नाम दे देगा कि कौन सा वैरायटी का त्रिभुज है। बोर्ड को हटवा दिए, अब थोड़ा लग रहा है खुला खुला लग रहा है। बिहार SSC के पैटर्न पर टेस्ट सीरीज बुधवार से स्टार्ट हो रहा है। देखिए सवाल पे आइए। देखिए बिहार एसएससी एग्जाम आपका 26-27 नवंबर को होने वाली है। इसका टेस्ट सीरीज जो है आपका मैथ का शाम में 7 बजे टेस्ट सीरीज चलती है, लेकिन इसका पैटर्न बदल के बिहार एसएससी के पैटर्न पे कर दिया जाएगा। बिहार एसएससी के पैटर्न पे 25 सवाल पूछा जाता है मैथ्स का। हमारे टेस्ट सीरीज में डेली 20 ही सवाल होता था, लेकिन बुधवार से आपका 25 सवाल आपको देखने को मिलेगा और पैटर्न आपका बिहार एसएससी का रहेगा आपका, है ना। तो आपके अगर कोई मित्र होंगे जो जुड़ना चाहेंगे, जिनका एग्जाम होगा, वो तो जरूर जुड़ेंगे, है ना। और दूसरी नंबर चीज, कोई विद्यार्थी पढ़े हुए रहेगा तो प्रैक्टिस के पर्पज से भी जुड़ सकता है। 20 सवाल मिलेगा, अलग अलग कह सकते हैं 25 सवाल मिलेगा, अलग अलग सारे चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। मतलब हर दिन क्या है, अलग अलग चैप्टर से सवाल आपको बनाना होगा, फिर उसके बाद हम सारे सवाल का डिस्कशन करेंगे। टाइमिंग है मैथ का 7 बजे और रीजनिंग का है शाम में 6 बजे आपका है। 6 बजे रीजनिंग का है, मैथ्स का 7 बजे आपका है। फी आपका है 100 रुपया महीना है। जब से जुड़िएगा 100 रुपया महीना रीजनिंग का, 150 रुपया महीना आपका मैथ का है, जब से जुड़ेंगे तब से। और फिर इसके बाद संडे को इस बार से आपका ये दोनों मिला के आएगा, 50 को रीजनिंग और 25 को मैथ, 75 क्वेश्चन आपका संडे को होगा, है ना। इसमें आपका 10 रुपया का जो टोकन चार्ज लगता है वो आपका लगेगा। बिहार एसएससी के पैटर्न पर इधर अभी 2 महीने लगभग चलेगा अभी, है ना। तो कोई भी आपके मित्र होंगे या कोई प्रैक्टिस के पर्पस जुड़ना चाहेंगे, हमारे साथ बुधवार से जुड़ सकते हैं शाम में 7 बजे। ऑनलाइन भी बाबू, ऑनलाइन है, पैकेज 8 के नाम से, है ना। देखिए बताइए तो, आधार कैसा कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। यदि इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः इतना और इतना है, आप देख सकते हैं कि इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल भी दिया है चारों तरफ का, और फिर आयतन भी दे दिया है सेंटीमीटर क्यूब में। अब कहता है प्रिज्म का आधार की भुजा क्या है। आधार की भुजा क्या है, देखिए अब क्या है, दोनों चीजें दे रखा है। आप देख सकते हैं यहां पर दोनों चीजें दे रखा है, ये दोनों दे रखा है, तो इसका मतलब दोनों का फॉर्मूला यूज होगा, वही जाकर के ये भुजा निकल सकता है।
तो आधार देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज है। आप सारे विद्यार्थी यहां पर देखिए, आधार जो है ना वो समबाहु त्रिभुज है, जिसको तीनों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। हमने आधार की भुजा को ए मान लिया और यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हम फोटो बनाएं, बेवकूफी है। फोटो बनाने में जितना समय लगेगा उतना देर में आपका आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा रिवीजन करिए, माथा में लोड रखिए कि ये चीज आपका होगा। आधार समबाहु त्रिभुज होगा, छत भी समबाहु त्रिभुज होगा, बाकी आपका तीन गो सतह होगा। कै गो सतह होगा चारों तरफ में, तीन ही गो ना होगा। आधार में तीन गो भुजा, तो तीन गो होगा। देख लीजिए ये आपका समबाहु त्रिभुज है। देखिए ये भी समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, यही है डिट्टो, यही चीज आपका है। देखिए तीन गो सतह, एक नहीं, एक दो और एक पीछे तीन। अच्छा इस सतह कैसा है, आयत के आकार का है क्या, आयत के आकार का है, आयत है, ये आयत है। देखिए लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया आपका, है ना। कोई पूछेगा कि ट्रेंगुलर प्रिज्म में किस किस तरह का सतह होता है, तो कहिएगा तीन गो होता है रेक्टेंगुलर, तीन गो आयताकार और दो गो त्रिभुजाकार, दो ठो ट्रेंगुलर सरफेस और तीन ठो रेक्टेंगुलर सरफेस, नहीं कह सकते हैं। तो ये सब चीज थोड़ा सा माथा में रखिएगा कि क्या हो सकता है। ऐसे एक बात मैं बता दूं कि ये आयतें हमेशा होगा, साइड वाला आपका आयत ही होगा। दूसरा मैं आकृति आपको दिखा रहा हूं, दूसरा मैं आकृति आपको दिखा रहा हूं, ये आपका, तो ये जो है ना, इसमें आधार में भुजा गिनिए कै गो है, 5 गो है ना जी, 6 गो है। तो ये हो गया हेक्सागोनल प्रिज्म, है ना। अब देखिए इस सतह आयत है कि नहीं है, लंबाई है, चौड़ाई आपका है। तो इतना भी जान लीजिए कि प्रिज्म के चारों तरफ वाला सतह हमेशा क्या होता है, आयत होता है, हमेशा आयत होता है। और जैसा छत होगा वैसा क्या होगा, फर्श होगा आपका, हमेशा आयत होता है आपका, इस बात का ख्याल रखिए आप। अच्छा सिलेंडर जो है ना, सिलेंडर 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 क्या है, सिलेंडर क्या है, सिलेंडर को हम प्रिज्म कह सकते हैं जिसका आधार देखिए जैसा है ना वैसा ही छत है, जैसा आधार है वैसा ही छत है, क्या ये प्रिज्म कहलाएगा। तो देखिए इसको प्रिज्म नहीं कहते हैं, सिलेंडर इज नॉट अ प्रिज्म। क्यों, क्योंकि इसका सतह कैसा है, कर्व है, कर्व है। जौना आकृति का कर्व सतह रहेगा वो प्रिज्म पिरामिड नहीं होता है। तो क्या शंकु क्या पिरामिड है, नहीं है आपका, उसका लेटरल सरफेस होना चाहिए, उसमें किनारा होना चाहिए, है ना। तो इस बात का थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिए, इसको हम ऐसे लिखवा देंगे, ठीक ना। देखिए तो बताइए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होगा आधार का परिमाप और गुना में ऊंचाई, ऊंचाई। देख लीजिए आधार समबाहु त्रिभुज है तो परिमाप क्या होगा 3 है और गुना ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 120 दिया है। फिर देखिए 40√3 आयतन है, तो आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर और इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई। तो ये हो गया आपका कितना, 40√3 हो गया, होगा कि नहीं होगा। क्या हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से ही फायदा है कि h और h क्या हो गया, खत्म हो गया। आप बताइए √3 से √3 नीचे नीचे क्या हो गया, खत्म हो गया। ये 40 से कितने बार में कटेगा, 120, 3 बार में कटेगा। एगो ए ऊपर और एगो ए नीचे खत्म हो जाएगा, ऊपर 3 और ये 3 खत्म हो गया, लगता है सब खत्म हो गया। बचा क्या, ए। आई सबसे नीचे वाला चरवा कहां जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा आपका, जाएगा कि नहीं जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। तो कह सकते हैं ए बराबर 4 हो गया, ए बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। होना बंद हुआ, तो सिंपल है, बड़ा सिंपल सवाल था आपका। सिंपली आपको लिखना आधार का परिमाप गुना ऊंचाई वक्र पृष्ठ और नीचे आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई आयतन, और डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड किए थे एच एच खत्म हो गया और इसके बाद ए से ए कट गया, तो ए का मतलब 4 सेंटीमीटर हो गया। भुजा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। डिवाइड के ए का मान निकालने के लिए हमको ए चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं कि ए का मान निकल जाए। डिवाइड करेंगे तबे ना एच कटेगा और ए का मान निकलेगा। अब गुणा करेंगे तो नहीं निकलेगा, गुणा करेंगे तो एच गुना एच और एच रह जाएगा, डिवाइड करेंगे तो एच कट गया।
तो इतना चीज जो है आप सारे विद्यार्थी को रिवाइज करके आना है। और दूसरा नंबर चीज 2D को जम के आप लोग रिवीजन करिए। 2D का जो टेस्ट है ना वो इसी वीक में आपका कोई ना कोई एक दिन होगा। समझ आ रहा बात है? जम के आप रिवीजन करिए 2D को। बाकी यहां तक करके आप आइए, यहां से आगे हम मिलेंगे कल के क्लास में। आज के लिए इतना है। बिहार एसएससी वाला टेस्ट सीरीज मैथ्स का रीजनिंग का स्टार्ट हो रहा है बुधवार से। रीजनिंग का 6 बजे और मैथ का 7 बजे। 25 क्वेश्चन आपका मैथ का अलग अलग चैप्टर से। मजा आ जाएगा पढ़ने में। रिवीजन के पर्पज से विद्यार्थी उसमें जुड़ सकता है। जैसे जो विद्यार्थी लगभग 60% सिलेबस पढ़ चुके हैं तो वो जुड़ सकते हैं। डेली सारे चैप्टर का रिवीजन होगा। अविनाश भाई, बिहार एसएससी का टारगेट बैच नहीं आएगा, वो टेस्ट सीरीज ही आपका होगा और संडे वाले में उतना में आपका काम हो जाएगा। अरे ऐसा कैसे चढ़ रहे हैं जी? इधर वाला रास्ता ब्लॉक है भाई। इधर वाला रास्ता ब्लॉक है। सीढ़ी नहीं है उधर, वो 1-2 दिन में लग जाएगा। सीढ़ी इधर से दूसरे तरफ से लगेगा। अभी फिलहाल एक ही गेट है भी।